हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम एरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। एरिस्टोटल was born in 384 BC at Stagira। अरस्तु 384 कबल मसीह में स्टीगिरा में पैदा हुआ था, which is located on the northeastern coast of the Aegean Sea, जो बहरिया एजियन के शुमाल मशरकी साहिल पर वाक़ा है। His father Nicomachus was a court physician to King Amyntas III of Macedon। इसके वालिद निकोमेचस मैसिडोन के बादशाह एमेंटस सोम के दरबारी डॉक्टर थे। द फैमिली वॉज एफिलियंट, एक ख़ानदान अमीर या खुशहाल था। एरिस्टोटल डेवलप्ड a long-lasting interest in medicine and biology। अरस्तु ने दवाई और हयातियात में दिलचस्पी पैदा की। He had every opportunity and encouragement to develop a scientific bent of mind। इसे हर मौका और साइंसी फिक्र पैदा करने की हौसला अफजाई मिली। He was prepared from the beginning to become the founder of science। वो शुरू से ही साइंस का बानी बनने के लिए तैयार था। Not much was known about Aristotle's character and personality। अरस्तु के किरदार और शख्सियत के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, except that he had a sense of humor। सिवाय इसके कि ये हंसाता या मजाक भी करता था। Was a good speaker and extremely persuasive in conversation। वो एक अच्छा स्पीकर और गुफ्तगू में इंतहाई कायल था। There were many stories about him। इसके बारे में बहुत सारी कहानियाँ थी। One account portrayed him as having squandered his wealth due to self-indulgence। एक बयान में इसकी तस्वीर कशी की गई है कि इसने अय्याशियों की वजह से अपनी दौलत को ज़ाया किया। Compelling him to join the army to avoid starvation। जिसने इसको फाका कशी से बचने के लिए फौज में शामिल होने पर मजबूर किया। In 367 BC, Aristotle, 17 years of age, joined Plato's academy। 367 कबल मसीह में अरस्तु, जिसकी उम्र 17 साल थी, ने अफलातून की एकेडमी में शमूलियत इख्तियार की। He remained in the academy for the next 20 years। अगले 20 साल तक वो एकेडमी में रहा। First as a student and then as a member of the faculty till 348 BC। पहले एक तालिब इल्म के तौर पर और फिर 348 कबल मसीह तक उस्ताद की हैसियत से। And left the academy for Asia Minor after Plato's death। और अफलातून की मौत के बाद एकेडमी को छोड़कर एशिया माइनर या तुर्की चले गए। Very likely his departure had to do with the issue of succession within the academy। गालिबन इसके जाने के बाद एकेडमी के अंदर जानशीनी से मुतल्लिक बहस हुई। Besides Aristotle, Speusippus, Plato's nephew, and Xenocrates aspired for the position। अरस्तु के अलावा स्पिसिपस, अफलातून का भतीजा, और ज़ीनोक्रेट्स इस ओहदे के ख्वाहिशमंद थे। स्पिसिपस got it। स्पिसिपस को ये ओहदा मिल गया। If loyalty was the matter, अगर वफादारी की बात होती, then of the three Xenocrates should have succeeded Plato। फिर इन तीनों में ज़ीनोक्रेट्स को अफलातून का जानशीन होना चाहिए। For he remained a faithful adherent to Plato's theory। क्योंकि वो अफलातून के नज़रिए का वफादार रहा। Speusippus too rejected Plato's theory of ideas in its original form। Speusippus ने भी अफलातून के ख्यालात के नज़रिए को अपनी असल शक्ल में मुस्तरद कर दिया। Very likely the reason was to keep the property within the family and avoid legal hassles of its transference to a non-Athenian। बहुत इम्कान है कि इसकी वजह ये थी कि वो फैमिली या जायदाद को ख़ानदान या फैमिली के अंदर रखे और गैर एथेनियन को इसको मुंतकिली के कानूनी परेशानियों से बचे रहे। However, this reason fell flat for Xenocrates succeeded on the death of Speusippus in 335 BC। ताहम ये वजह नाकाम हुई क्योंकि ज़ीनोक्रेटस 335 कबल मसीह में स्पिसिपस की मौत के बाद जानशीन बन गया। Aristotle's decision to leave Athens after Plato's death could be partly because of his strained relations with Speusippus। प्लेटो की मौत के बाद अरस्तु का एथेंस छोड़ने का फैसला जुज़वी तौर पर इसके स्पिसिपस से कशीदा ताल्लुकात की वजह से हो सकता है। And partly due to the anti-Macedonian feelings in Athens। और जुज़वी तौर पर एथेंस में मैसेडोनी मुखालिफ जज्बात की वजह से। Aristotle had close links with Macedon। अरस्तु के मैसेडोन से करीबी ताल्लुकात थे।
Aristotle's trips to Asia Minor got him interested in natural sciences. अरस्तु के एशिया माइनर के दौरे ने इन्हें नेचुरल साइंसेस में दिलचस्पी दिलाई. He met an old friend and an active politician Hippias, whose niece he married. इसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त और एक मुतहरिक सियासतदान हिपियास से हुई जिसकी बांजी से इसने शादी की. In 343 BC, Aristotle accepted the offer of Philip of Macedon to tutor the 14-year-old young Prince Alexander. 343 कबल मसीह में अरस्तु ने 14 साल नौजवान अलेक्जेंडर को पढ़ाने के लिए मैसेडोन के फिलिप की पेशकश कबूल कर ली. In 336 BC, Alexander succeeded to the throne after the assassination of his father. 336 कबल मसीह में अलेक्जेंडर अपने वालिद के कत्ल के बाद तख्त पर बैठा. Which meant having no time for studies, जिसका मतलब पढ़ने के लिए अब वक्त नहीं था. Aristotle left for Athens. अरस्तु एथेंस के लिए रवाना हुआ. Macedonia emerged as a dominant power in the region. मैसेडोनिया खत्े में एक गालिब ताकत के तौर पर उभरा. It began to establish an empire. इसने एक सल्तनत कायम करना शुरू की. When many Greek cities, including Athens, came under its shadow, following the Battle of Chironia in 338 BC, जब 338 कबल मसीह में चिरोनिया की लड़ाई के बाद बहुत से यूनानी शहर एथेंस समेत इसके हुकूमत में आए, एरिस्टोटल एस्टैब्लिश्ड हिज स्कूल लीसियम. अरस्तु ने अपना स्कूल लीसियम कायम किया. When he was denied an opportunity to head the academy for the second time, जब अरस्तु को दूसरी बार एकेडमी की सरबराही का मौका देने से इनकार कर दिया गया. From 335 BC till his death, 335 कबल मसीह से लेकर इसकी मौत तक, he devoted himself to research, teaching and administrative duties in Lyceum. उन्होंने लीसियम में तहकीक, तदरीस और इंतज़ामी फ़राइज़ के लिए खुद को वक्फ किया. Lyceum was more than a school or university. Lyceum किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी से ज़्यादा था. It was a public leisure center. ये एक अवामी तफरीही मरकज़ था. Where Aristotle lectured to his chosen students in the mornings and to the general public in the evening. जहाँ अरस्तु अपने मुंतखब तलबा को सुबह के वक्त और आम लोगों को शाम को लेक्चर देते थे. Being an informal school, it had no examinations, degrees, syllabi, official enrollment and fees. गैर रस्मी स्कूल होने की वजह से वहाँ इम्तिहानात, डिग्री, निसाब, सरकारी अंदराज और फीस नहीं थी. Aristotle pursued his studies in biology and history in Lyceum. अरस्तु ने लीजियम में बायोलॉजी और तारीख के बारे में अपनी तालीम हासिल की. By then he had collected a large number of biological specimens. तब तक इसने हयातियाती नमूनों की एक बड़ी तादाद जमा कर ली थी. Many of them were sent by his students, including Alexander. इनमें से बहुत सारे सिकंदर या अलेक्जेंडर समेत इनके तलबा ने भेजे थे. His students also helped him to collect and compile research material based on which Aristotle studied 158 constitutions. इनके तलबा ने तहकीकी मवाद को जमा करने और मुरतब करने में भी इनकी मदद की, जिसकी बुनियाद पर अरस्तु ने 158 आयनों का मुताला किया. It has to be noted that amongst his contemporaries, वाज़िह रहे कि अपने हम असर लोगों में Aristotle had the largest collection of personal books and manuscripts. अरस्तु के पास ज़ाती किताबों और नुस्खों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा था. After Euripides, he was the first to put together a library and lay down the principles of library classification. यूरिपाइड्स के बाद वो सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने एक लाइब्रेरी को इकट्ठा किया और लाइब्रेरी की दर्जा बंदी के उसूल बताए. Plato referred to Aristotle's home as the house of the reader. अफलातून ने अरस्तु के घर को पढ़ने वाले का घर कहा. Meanwhile, Aristotle's relations with Alexander got strained. इसी दौरान सिकंदर के साथ अरस्तु के ताल्लुकात कशीदा हो गए. Reaching a breaking point in 326 BC when one of his close friends, 326 कबल मसीह में जब एक करीबी दोस्त, a philosopher,
Callisthenes accused Alexander of becoming an Oriental monarch. ایک فلسفی کیلسثینس نے سکندر یا الیگزینڈر پر مشرقی بادشاہ بننے کا الزام لگایا. Callisthenes was imprisoned and subsequently killed. Callisthenes کو قید کیا گیا اور اس کے بعد ہلاک کر دیا گیا. Perhaps Aristotle would have suffered a similar fate. شاید ارسطو بھی اسی نتیجے کا سامنا کرتا. But for the fact that Alexander got busy with his plans to invade India. لیکن اس حقیقت کے لیے کہ سکندر ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنے منصوبوں میں مصروف ہو گیا. Within Athens, Aristotle's position became precarious. ایتھینز کے اندر ارسطو کا مقام خطرناک بن گیا. For he was seen as belonging to the pro-Macedonian faction. اس لیے کہ وہ میسیڈونیا نواز جماعت سے وابستہ تھا. Macedonia as an empire under Alexander began to threaten the liberty and independence of small city-states that the Greeks had traditionally cherished. الیگزینڈر کے سلطنت میسیڈونیا کے چھوٹی ریاستوں کی آزادی کو خطرہ بننے لگا جس کی یونانیوں نے روایتی طور پر حفاظت کی تھی. Alexander's sudden death in 323 BC was followed by a general revolt against Macedonian rule. سکندر کی 323 قبل مسیح میں اچانک موت کے بعد میسیڈونین حکمرانی کے خلاف بغاوت ہوئی. When Athens declared war on Macedonia, جب ایتھینز نے میسیڈونیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا, Aristotle thought it was wise to leave the city. ارسطو کا خیال تھا کہ شہر چھوڑنا ہی دانش مندی ہے. Not only fearing for his life, نہ صرف اپنی جان سے ڈر تھا, but also denying Athens a second chance to commit a crime against philosophy. لیکن ایتھینز کو فلسفے کے خلاف جرم کرنے کے دوسرے موقع سے بھی نفی کی. The first being the trial and execution of Socrates. پہلے سقراط کو قتل کیا. Ironically, in spite of his close links with Alexander, ستم ظریفی یہ ہے کہ سکندر کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات کے باوجود and the latter's world conquests اور بعد کی دنیا کی فتوحات, Aristotle remained oblivious of the fundamental changes in the political complexion of the city-states. ارسطو شہر کی ریاستوں کے سیاسی صورت میں بنیادی تبدیلیوں سے غافل رہا. He continued to see the self-sufficient and self-governing city-state or the polis as his ideal. وہ ریاست کو مکمل حیثیت سے خود کفیل اور خود مختار حکمرانی کرتا ہوا دیکھتا رہا. At a time when the polis was in its twilight period, being relegated to history. ایک ایسے وقت میں جب پولس اپنے جھٹپٹے دور میں تھی جسے تاریخ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. All this happened over a 16-year period. یہ سب کچھ 16 سال کے عرصے میں ہوا. When Macedonia incorporated the city-states into an empire. جب میسیڈونیا نے ریاستوں کو ایک سلطنت میں شامل کر لیا. And Alexander began to forge links between the Greeks and non-Greeks. اور الیگزینڈر نے یونانیوں اور غیر یونانیوں کے درمیان تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے. Curiously, Aristotle's political outlook and belief did not reflect these changes. حیرت کی بات یہ ہے کہ ارسطو کے سیاسی انداز اور اعتقاد نے ان تبدیلیوں کی عکاسی نہیں کی. Nor did he make any effort to combat these. نہ ہی اس نے ان سے نمٹنے کے لیے کوئی کوشش کی. Aristotle spent the last year of his life in Chalcis in Euboea. ارسطو نے اپنی زندگی کا آخری سال یوبیا کے چلسیا میں گزارا. He died in 322 BC at the age of 62 on account of chronic indigestion rendered acute by overwork as certified by his physician. لمبی بدہضمی اور زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جیسا کہ ان کے ڈاکٹر کے ذریعے تصدیق ہوا ہے. ان کی موت 322 قبل مسیح میں 62 سال کی عمر میں ہوئی.